हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऑपरेटर्स को ही कवर करेंगे। ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी तरीके के ऑपरेटर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से इन ऑपरेटर्स को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है और उन फॉर्म्स के बेसिस पे जो टेबल बनाई गई है उस टेबल के अंदर जो ऑपरेटर्स है उन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम लोग प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑपरेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिर्फ ऑपरेटर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स की छोटी से छोटी डिटेल को कवर करेंगे और बड़ी से बड़ी डिटेल को भी कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर असेसमेंट ज़रूर लगाना है जो कि आपको वीडियो के नीचे की ओर मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, उनको भी लगाएं। बच्चों यहाँ पे जब आप उन एक्सरसाइजेस को करोगे तो एक्सरसाइज को करने पे जो ऑपरेटर्स में अभी आपको डाउट होगा वो डाउट को आप वहाँ पे रिड्यूस कर पाओगे और ये भी फ़ायदा होगा कि आपकी थिंकिंग बढ़ जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेटर्स के साथ आप काम कर सकते हो और ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं आप यहाँ पे उनको डिटेल में समझने लगोगे। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को आपको ज़रूर है करना, ठीक है, आप करो। और एक्सरसाइजेस के अंदर आप क्वेश्चंस को अपने से करो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पे इस होमवर्क को प्रॉपरली तरीके से नहीं करेंगे, वो इस स्टेटमेंट को उठाएंगे और सीधे अपने कंप्यूटर के अंदर जाके पेस्ट करेंगे। बुद्धिमान लोग होते हैं ना कुछ ऐसे, पेस्ट करने के बाद उसको रन करके चेक करेंगे कि उनके आईडी में आंसर क्या आ रहा है। आईडी के आंसर के मुताबिक वो देखेंगे कि अरे वाह ये तो काम कर गया। लेकिन ये बच्चों ये सही तरीका नहीं है। अगर आप इस तरीके से सीख रहे हो ना तो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जो तरीका आपको समझाया जाएगा उसी तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉपर तरीका रहेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप उसको रन करके बार बार चेक करोगे तो फिर ये कोई प्रॉपर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये चीटिंग हो जाएगी एक तरीके से। और जब आपने 28 दिन में सोच ही लिया है कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है तो आप इस चीज़ को करने से आप 28 दिन नहीं कर रहे हो, आप उसको 45 डेज़ का बढ़ा रहे हो। आप 45 डेज़ तक उसको बढ़ा दोगे। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। आप आउटपुट देख के उसको समझ रहे हो कि एक्चुअली में रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन वो रिज़ल्ट वहाँ पे था ही नहीं। क्योंकि जब आपको कंप्यूटर की जगह पे कॉपी में ये चीज़ दिया जाएगा तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका आउटपुट गलत हो जाएगा और यहाँ पे जो 28 दिन की मेहनत है वो आपकी 45 डेज़ की और बढ़ जाएगी। तो बच्चों आप सोच लो आपको 28 दिन में ये कोर्स कंप्लीट करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से, या फिर आप अपने मन से अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो उधर साइड और वहाँ पे रन करके देख लो। 28 दिन में कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, आपके हाथों में है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को बताने में कि आपका फ़ायदा किस में है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर क्या होता है इसे समझते हैं। ऑपरेटर यहाँ पे प्लस है और वो प्लस ऑपरेटर जो है वो आपका एक बेसिकली सिंबल है, ठीक है। अब ये सिंबल एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो अर्थमेटिक हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई अदर ऑपरेटर होगा तो वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। प्लस की जगह पे यहाँ पे अगर लेस देन हुआ तो वो ऑपरेशन को कौन से परफॉर्म करेगा? लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में से कोई है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में से कोई है, तो उसको वैल्यूज़ चाहिए होंगी, यानी कि वहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़ में से कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है तो आपको रिलेशनल के मुताबिक यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको उनकी वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी जो कि कंडीशंस हो, जैसे ट्रू या फॉल्स, इस तरीके की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिंबल को एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे ये प्लस का ऑपरेटर जो है उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है अगर एडिशन का, तो उसको दो वैल्यूज़ चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पे लिटरल्स हैं। किस टाइप के लिटरल है? न्यूमरिक टाइप के हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको लिटरल्स के अंदर बताया है। अब बच्चों यहाँ पे 3 + 4 करते हैं तो इसका एडिशन होगा, क्या आएगा? रिजल्ट 7 होगा। तो अब ये बेसिकली परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को रख देता हूँ लिटरल की जगह तो भी ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा? बिल्कुल, ये ऑपरेशन को तब भी परफॉर्म करेगा जैसे लिटरल के लिए कर रहा था उसी तरीके से वेरिएबल में भी करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके ऑपरेटर्स। तो
ऑपरेटर आपका तभी काम करेगा जब उसके पास 2 ऑपरेंड होंगे, ठीक है। यदि आपको कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है किसी भी ऑपरेटर से तो आपको 2 ऑपरेंड देना ही पड़ेगा। बिना ऑपरेंड को दिए आप कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आपने एडिशन ऑपरेशन को कराना है तो आपको 2 ऑपरेंड देना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ यहाँ पे a प्लस बी के अंदर कौन सा चीज़ ऑपरेंड है। तो आप में से ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑपरेंड जो है वो आपका एक वेरिएबल है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि ये ऑपरेंड है ही क्यों। तो आप यहाँ पे जवाब ये दोगे कि जब आप प्लस ऑपरेटर या मल्टीप्लाई ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर आपका अप्लाई होता है तो उस सिचुएशन में जो वेरिएबल के ऊपर उसको अप्लाई किया जा रहा है या वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है उसे हम ऑपरेंड कहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में ऑपरेंड दिखेंगे। जैसे यहाँ पे z+4 लिखा है, इसमें देखो अब दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके बेसिकली ऑपरेंड है, ठीक है, z और 4। जब ऑपरेटर प्लस को अप्लाई किया जाएगा तो z और 4 जो होगा वो ऑपरेंड बन जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों इससे एग्जाम में अक्सर ऐसे आ जाता है कि आप बच्चों बताओ कि z+4 नाम की एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड क्या है। तो आप बताओगे यहाँ पे z एक वेरिएबल है इसलिए ये एक ऑपरेंड है और यहाँ पे 4 जो है वो भी एक वैल्यू है और वो वैल्यू लिटरल टाइप की है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो वहाँ पे आपने ये बता दिया। अब आप ये भी बता दोगे कि ये सेकंड ऑपरेंड है। क्यों ये सेकंड ऑपरेंड है? क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई किया जा रहा है z और 4 के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो बहुत आसानी से आपने ऑपरेंड के बारे में समझ लिया है और ऑपरेटर के बारे में भी समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर्स के फॉर्म्स बनाए जाते हैं। अब ऑपरेटर्स से बनने वाले जो फॉर्म्स होते हैं उनमें सबसे पहले आता है यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर में होता क्या है बच्चों? यूनरी ऑपरेटर में यूनरी का मतलब होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटर तो आपको पता ही है, यानी कि एक ऑपरेटर के साथ जब एक ऑपरेंड काम करता है तो उस तरीके का जो फॉर्म बनाता है वो ऑपरेटर, उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे +4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस जो ऑपरेटर है वो आपका 4 के साथ लग रहा है। तो यहाँ पे +4 जो है वो आपको एक वैल्यू दे रहा है +4। वो +4 एक फॉर्म क्रिएट हुआ और वो फॉर्म किसकी मदद से क्रिएट हुआ है? प्लस ऑपरेटर की मदद से। और यहाँ पे वो प्लस ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा फॉर्म। दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है? देखो यहाँ पे भी प्लस ऑपरेटर है और ये प्लस ऑपरेटर को जब हम लोग 2 ऑपरेंड के साथ अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में हम इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। क्यों बाइनरी ऑपरेटर कहा? क्योंकि यहाँ पे जब आपका कोई भी ऑपरेटर 2 वैल्यूज़ के साथ काम करता है या 2 वेरिएबल्स के साथ काम करता है, उस सिचुएशन में हम उस तरीके के ऑपरेटर को कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर में आता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्लस ही एक बाइनरी ऑपरेटर में आता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके के ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिख रही होगी, ये बाइनरी ऑपरेटर की लिस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से यूनरी ऑपरेटर में भी ये कुछ आते हैं। यूनरी ऑपरेटर में जैसे आपका प्लस आता है, माइनस आता है, यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस माइनस ऑपरेटर होता है, आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है। इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स के फॉर्म्स को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर की तरफ जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। बच्चे टर्नरी ऑपरेटर ना बड़ा ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेटर्स होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कोलन। जब आपके पास ये 2 ऑपरेटर्स किन्हीं 3 ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं तो उस सिचुएशन में उन्हें हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान दो कि ये टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक।